अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज संडे है तो हस्ब मामूल क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक दोस्त है जिन्होंने ये सवाल किया है कि जी सही है, जब किसी की फ़ैमिली फ्रांस पहुँच जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ौरी तौर पे जो आपको करना होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको फ़ौरी तौर पर जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं, तो आपको अपने बच्चों की स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए। याद रखिए, फ्रांस में बच्चों को तालीम के लिए पेपर होना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके पास कार्ड है या नहीं है, आपके पास वीज़ा है या नहीं है। आप अगर फ्रांस में हैं, बच्चे हैं, 18 साल से कम है, तो आपका हक है कि आपको फ्री तालीम हासिल करने की सहूलत दी जाए। तो सबसे पहले जैसे ही आप पहुँचते हैं, आप बच्चों की स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाएँ। अगर छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल या एलिमेंट्री स्कूल में जाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको मैरी से या टाउन हॉल से राब्ता करना पड़ेगा। जो बड़े बच्चे होंगे 8-9 साल से 10 साल से ऊपर की उम्र के होंगे, उनके लिए कॉलेज और लीसे होता है, तो आपको कॉलेज और लीसे में डायरेक्ट राब्ता करना होता है। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपने करनी है। उसके साथ-साथ आपको काफ के अंदर बच्चों का इंदराज करवाना है, अपनी फैमिली की रजिस्ट्रेशन करवानी है। इसी तरह आम्पो के अंदर जो टैक्स का डिपार्टमेंट है उसके अंदर, क्योंकि ये 2 ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जब तक फैमिली आपकी यहाँ पर नहीं पहुँचती, तब तक आप फैमिली का इंदराज नहीं करवा सकते इनके साथ। उसके साथ-साथ बच्चों के लिए जो मेडिकल वाला फैमिली के लिए जो मेडिकल कवर है, उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपका नंबर है, ऑब्वियसली वो होगा अगर कोई शख्स यहाँ पे मौजूद है। सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो उसमें बच्चों का इंदराज करवाना आपके लिए ज़रूरी है। तफ़सील से मैं प्रोग्राम एक करूँगा इसके ऊपर कि बच्चे जब फैमिली यहाँ पे आती है तो आपको क्या-क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको बच्चों की स्कूलिंग की तरफ तवज्जो देनी होती है और उनको स्कूल्स में रजिस्टर करवाना होता है। क्योंकि यहाँ पे जो तालीमी साल होता है वो सितंबर से स्टार्ट होता है और जून में ख़त्म होता है, और बीच में अगर बच्चे आते हैं तो उनके लिए स्कूल में जगह हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले उनके लिए स्कूल में जगह हासिल करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आप काफ, सोशल सिक्योरिटी और आम्पों के अंदर उनका इंदराज करवाते हैं। एक दोस्त ने सवाल किया है, सर वी टेक रेजिडेंस व्हेन वी अप्लाइड फॉर असाइलम, माय क्वेश्चन इज आवर एडीए कार्ड पेमेंट फ्रॉम ओफी विल स्टॉप इफ वी लीव कादा रेजिडेंस और इट विल कंटिन्यू, काइंडली नोट आवर केस इज इन सीएनडीए। ब्रदर, you need to understand, you are given allowance ADA, allocation pour demandeur d'asile, with the condition that you will accept the residence offer. If you don't accept the residence offer, or even if you accept it and later on you leave that residence, you will lose that right of ADA. So for the continuation of, if you want to keep getting those allowances, you need to stay at the residence they have offered you. इन्होंने ये सवाल किया था कि अगर मैं अदा की जो अगर मैं रेजिडेंस जो मुझे दी गई है, ऑफ़र की गई ओफ़ी ओफ़ी की तरफ से, अगर उसको मैं छोड़ देता हूँ, तो क्या मुझे अलाउंस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, आपसे ये अलाउंस वापस ले लिया जाएगा। आपका केस किसी भी मरहले में है, सेंधे में है, ओफ्रा में है, इनिशियल स्टेजेस में है, अगर आप डबलिन भी हैं, कोई भी अगर सूरत हाल है और आप उनकी रेजिडेंस की ऑफ़र को अगर ठुकरा देते हैं, तो देन दे विल नॉट अलाउ यू टू अवेल दोज़ बेनिफिट्स ऑफ अदा। दोस्त है कि उन्होंने सवाल किया, मन्ना मियाँ, पुलिस कंट्रोल के बारे में सर प्लीज़। पुलिस कंट्रोल के बारे में मैं दुरुस्त तरीके से आपका सवाल ये समझ नहीं सका। अगर आप अपने सवाल को ज़रा एलैबोरेट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँगा। आप क्या सवाल क्या जानना चाहते हैं? किस किस्म के पुलिस कंट्रोल की बात कर रहे हैं? रोड के ऊपर जो पुलिस कंट्रोल होता है उसकी बात कर रहे हैं? एनीवेज़, अगर आप पुलिस चेक करती है और आपके पास कोई भी, अगर आपने असाइलम नहीं अप्लाई की हुई या आप बिल्कुल इर्रेगुलर सिचुएशन में, तो इन दैट केस वो आपको OQTF देते हैं, ऑब्लिगासियों de quitter le territoire français। तो सबसे पहले आपको उसको चैलेंज करना होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक प्रोग्राम में कि OQTF को किसी एक्सपर्ट की मदद से समझने की कोशिश करें। उसके अंदर एक डिले होता है जो 48 घंटे से लेकर 15 दिन या 1 महीने तक मुहित होता है, जिसके अंदर आपको अपील करनी होती है। तो कोशिश कीजिए, मेक श्योर दैट आप उस वक़्त को ज़ाया नहीं करते। मज़ीद अगर आप इस प्रोग्राम को इस सवाल को इलैबोरेट करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको तफ़सील से जवाब दे पाऊँगा। दोस्त हैं आफ्ताब, आपका शुक्रिया मेरे भाई, आप प्रोग्राम को फ़ॉलो करते हैं। दीगर दोस्त हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। भैया आपका शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्रामों को देखते हैं। एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया है, हसीब, उन्होंने सवाल किया है, सर अगर फ्रांस से असाइलम रिजेक्ट हो जाए तो क्या किसी दूसरे शेंगन कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं? जी हाँ, आप जा सकते हैं किसी दूसरे शेंगन कंट्री में, और इवन आप वहाँ पर जाकर असाइलम या किसी भी दूसरे प्रोसीजर के तहत
पेपर्स भी हासिल कर सकते हैं, आप पर इसकी कोई पाबंदी ऐसे नहीं होती। अगरचे जो सौख्ती लेटर होता है जब आपको दिया जाता है तो उसमें लिखा होता है कि आप किसी भी दूसरे मुल्क में जा सकते हैं जहाँ पे आपको जाने का हक हो। एनीवेज़ क्योंकि आप किसी दूसरे शेंगन कंट्री में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर असाइलम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी और प्रोसीजर के तहत अपने पेपर्स अप्लाई करने तो वो भी कर सकते हैं। एक दोस्त ने सवाल किया है, सर विज़िट वीज़ा पर आकर असाइलम करने का क्या तरीका है फ्रांस में? प्लीज़ रिप्लाई। और फ्रांस लैंड होने के कितने दिन बाद किस करवाना चाहिए? मेरे भाई पहली बात तो ये है कि आप अगर आप वीज़े पे आते हैं या बगैर वीज़े के आते हैं, यू हैव एवरी राइट टू अप्लाई फॉर द असाइलम। आपको पूरा हक है कि आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वीज़े पे आएँ, चाहे बगैर वीज़े के आएँ। अगर वीज़े पे आएँ तो आपको डबल प्रोसीजर में भी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर फ्रांस का वीज़ा है तो वो डायरेक्टली आपको फ़ाइल दे देंगे ओफ़रा की, जो आपको 21 दिनों के अंदर-अंदर सबमिट करनी होती है। वीज़े पे आने का मतलब ये नहीं है कि आपको असाइलम अप्लाई करने का हक हासिल नहीं है। हाँ, यहाँ पहुँचने के कितनी देर बाद मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पहुँचकर अगर आप असाइलम करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कीजिए। उसमें वक़्त ना ज़ाया कीजिए। जितना ज़्यादा वक़्त आप गुज़ारेंगे उतना ही आपके केस के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसानदेह होगा। एक दोस्त ने उन्होंने सवाल किया है कि मेरा सवाल ये है कि असाइलम के दौरान अगर किसी को बच्चा पैदा हो जाए तो क्या असाइलम जल्द मिल जाता है? देखिए मेरे भाई असाइलम जो होता है वो आपको इस वजह से दिया जाता है अगर आपको आपके कंट्री में आपके किसी नज़रिए की वजह से किसी समाजी सियासी या मजहबी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ होने की वजह से किसी ख़ास ज़बान किसी ख़ास ग्रोह से ताल्लुक़ होने की वजह से अगर आपको निशाना बनाया जा रहा है परसिक्यूट किया जा रहा है और आपका जो मुल्क जिससे भी आप आए हैं वहाँ की रियासत जो है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही या आपको निशाना बनाने में शामिल है तो आप किसी भी दूसरे मुल्क में जाके असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ी स्पेसिफिक सी डेफिनेशन है असाइलम की। इससे बाहर जो भी होगा अगर तो बच्चे की पैदाइश सपोज़ अगर आपके केस के साथ जुड़ी हुई है, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि अगर इन केस कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि वो लीगल नहीं आपके मुल्क में कंसीडर किया था, वो बच्चा बगैर शादी के पैदा हुआ है किसी ऐसी खातून को जो यहाँ पे आके अपना मुल्क उसने इस वजह से छोड़ा है कि उसको इसी वजह से निशाना बनाया जा रहा था। तो ऑब्वियसली ऐसी सूरत में ये केस के साथ जुड़ा हुई है बच्चे की पैदाइश अगर वो अपने मुल्क में जाएगी ऐसे बच्चे को लेके जिसको उसके मुल्क में शायद नाजायज़ तस्वर किया जाता हो तो ऑब्वियसली ये आपके केस से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर उससे हट के है, आप बीमार हैं, तो आप मेडिकल बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे की पैदाइश हो जाना, इससे आपके केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि उस बच्चे का ताल्लुक आपके केस के साथ बराह रास्त ना हो। उम्मीद है आप सवाल को समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, दोस्तों ने तारीफ़ किया है। भाई मैं कोशिश होती है कि आपको फैक्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन दूँ। एक दोस्त है उन्होंने सवाल किया है अमजद मलिक ने ये सब फ्रांस जॉब्स के बारे में कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ऑब्वियसली हर कंट्री की तरह फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे इनको काम करने वाले लोग चाहिए और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपके पास कोई हुनर है तो इस मुल्क के अंदर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें आप मेसन हैं जिसको हम राजगीर मिस्त्री बोलते हैं। अगर आप टाइल्स का काम करते हैं, आप रंग का काम करते हैं, अगर आप ख़ास तौर पे जो जो और ज़्यादा मतलब जैसे जैसे कारपेंटर है, जैसे प्लम्बर है, ये इस किस्म के फ़ील्ड्स हैं। मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर बात कर रहा हूँ। इसके साथ-साथ अगर आप कुक अच्छे हैं, इसके साथ अगर आपके पास और दीगर ऐसी कुछ डिप्लोमाज़ हैं, कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं, तो जो कि जिनके मुताबिक आपको जॉब मिल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लैंग्वेज। अगर आप यहाँ की लैंग्वेज को भी समझते हैं, तो बहुत जल्दी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। एक और दोस्त है, उन्होंने ये सवाल किया है अमजद मलिक ने ही कि इस्लाम से फ्रांस पहुँचकर कितने दिन बाद असाइलम अप्लाई कर लेना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी जवाब दिया कि कोशिश करें कि जितना जल्दी इसको अप्लाई कर दें वो आपके लिए बेहतर है। जितने ज़्यादा दिन गुज़रेंगे वो डाउट करेंगे कि शायद आप यहाँ पे रुकने के लिए आपने असाइलम अप्लाई की है। सर कैन असाइलम सीकर्स परस्यू फ्री डिप्लोमा कोर्स इन फ्रांस और एनी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप? इफ यस, विल ऑफर डिसीजन अफेक्ट द ट्रेनिंग पीरियड? फर्स्ट ऑफ ऑल, you cannot get yourself enrolled in a public university nor in a private university unless you have documents. You are in regular situation in France. अगर आपके पास फ्रांस के अंदर रेजिडेंट परमिट है तभी आप यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कॉलेज है, इदारा है, उसमें एनरोल हो सकते हैं। हाँ, जो बच्चे हैं छोटे 18 साल से कम के हैं वो उनको उनको राइट है, दे हैव राइट, उनका ये बुनियादी हक है कि उनको एजुकेशन दी जाए। उनके ऊपर पेपर्स की कोई पाबंदी नहीं है जो 18 साल से कम होते हैं। जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, एडल्ट हैं, उनके ऊपर ये पाबंदी है कि दे मस्ट हैव लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन दिस केस रेजिडेंट परमिट,
टू गेट एनरोल्ड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जहाँ तक फ्री डिप्लोमास की बात है, हाँ, लैंग्वेज के डिप्लोमास होते हैं वो फ्री होते हैं। साल में 2 दफ़ा आप जो भी आपके नज़दीक टाउन हॉल है वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं। ये जो फ्री होते हैं लैंग्वेज कोर्सेज जो होते हैं, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए। तो साल में 2 दफ़ा क्लासेस शुरू करती है हर टाउन हॉल जो होता है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इवनिंग क्लासेस भी होती हैं और मॉर्निंग क्लासेस भी होती हैं, आप उनमें एनरोल हो सकते हैं और आप दाखिला ले सकते हैं। और इसका कोई ओफरा के डिसीजन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। हाँ, अगर ओफरा या कमीशन की तरफ से आपको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे आपके लीगल राइट्स हो जाते हैं, आपको रेज़िडेंट परमिट मिल जाता है, तो आप अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक दोस्त है, उनका सवाल ये है कि उन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई किया था, वो पुर्तगाल नेशनल है और उनको अभी तक नहीं मिला। तो ऑब्वियसली इसका एक प्रोसीजर होता है, मे बी आपने वो प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं किया है। एनीवेज़ एक फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं ouverture de droit। वो फॉर्म पुर करके उसके साथ अपने आईडी कार्ड की और पासपोर्ट की कॉपी लगा के उनको भेजेंगे और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी, और उसको तर्जुमा करवा के। एनीवेज़ ये मेरे साथ मैंने देखा है, अगर आप पेरिस में हैं तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी अप्लाई करने में आपकी हेल्प कर दूँगा। मैं बहुत सारे अफ़राद को ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का जो इदारा है उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, दे टेक टाइम एंड समटाइम्स ये होता है कि वो उसको आपको परस्यू करना पड़ता है, उस आपकी आपकी फ़ाइल को आप नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम होता है। ये कुछ सवालात थे और उनके जवाबात हैं। मैं जैसे मैंने कहा था, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी मैं डेली का एक प्रोग्राम आपके लिए कर सकूँ, क्योंकि मौज़ूआत बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं कोशिश करूँगा ऐसा कर सकूँ। आपकी दुआओं का मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहता हूँ। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।